सपना के बड़े बड़े सपने थे, पर उसकी शादी एक गरीब घर में हो जाती है, जहाँ वे अपनी सास सुमित्रा और पति विनोद के साथ रहा करती थी। क्योंकि सपना अपने घर की एक लौती बहू थी, इसलिए सारी की सारी जिम्मेदारी सपना के ऊपर थी। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा खाट पे बैठे सपना से कहती है, बहू जरा पानी गर्म कर दे, मुझे दवाई खानी है। जब से इस घर में आई हूँ, मेरी जिंदगी इस रसोई की 4 दीवारों में कैद हो गई है। कभी इस बुढ़िया के लिए पानी गर्म करूँ, तो कभी अपने पति के लिए खाना तैयार करूँ। अरे इनकी फरमाइश पूरी करने के चक्कर में मैं अपनी इच्छाओं को मारती जा रही हूँ। काश कि मेरे हाथ लंबे होते, अपने कमरे में बैठे बैठे सारा काम कर लेती, बार बार उठ उठ के अंदर बाहर नहीं करना पड़ता। क्या हुआ बहू, तूने अब तक जवाब नहीं दिया। तू रसोई में खाना ही बना रही है ना, या कमरे में आराम कर रही है? माँ जी, रसोई में ही हूँ, आपके लिए रोटियां सेक रही हूँ, क्योंकि आपको चावल नहीं खाना ना। और रही बात गर्म पानी की, तो मेरे हाथ इतने लंबे नहीं है कि मैं रसोई में बैठे बैठे बाहर आपको गर्म पानी दे सकूं। इसलिए रसोई घर में खुद आ जाओ, पानी गर्म हो चुका है। अब सुमित्रा अपनी बहू के पास जाती है और अपना गर्म पानी लेकर दवाई खाती है। सपना बहुत आलसी थी, पर वह अपने पापी पेट के चलते रसोई में बैठकर खाना बनाती। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा सपना से कहती है, बहू घर बहुत गंदा हो गया है और रसोई की हालत देखकर तो लग रहा है जैसे तूने महीनों से रसोई की सफाई नहीं की। घर में लीपा पोती भी कई दिनों से नहीं हुई है। आज घर की सफाई कर ले और रसोई भी साफ कर लेना। माँ जी, मैं अकेली इतना सब कुछ नहीं करने वाली। अगर मैं रसोई घर संभाल रही हूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि अपने एक कमरे के घर को आपको संभाल लेना चाहिए? मेरे कितने अरमान थे बड़े घर में शादी करने के, पर मेरी शादी ऐसे गरीब खाने में हो गई। बहू, इंसान की जितनी बड़ी चादर होती है, इंसान उतना ही पैर फैलाता है। और तेरे मायके वाले इतने अमीर नहीं जो तेरी शादी अमीर घर में करवा सके, इसलिए तुझे इस गरीब खाने में पटक दिया। पर मैं तेरी एक सहायता कर सकती हूँ, क्योंकि तू सारा दिन रसोई घर के कामों में लगी रहती है, इसलिए घर के काम में मैं तेरा हाथ बटा दिया करूँगी। अब खुश? हाँ हाँ खुश, बहुत ज्यादा खुश। आखिर आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान जो किया। घर के कामों को लेकर सपना और सुमित्रा के बीच बहस चल रही होती है कि तभी विनोद धनिया और गेहूं का कट्टा लेकर घर आता है और सपना से कहता है, धनिया ये लो, इस महीने का राशन ले आया हूँ। अब देखो ऐसा है कि चावल पड़ते हैं बहुत ज्यादा महंगे, इसीलिए ना तुम कुछ दिन रोटी ही बनाओ, बढ़िया खाएंगे रोटी और क्या। और ये लो धनिया और कच्चे आम, बढ़िया मस्त आम और धनिया की चटनी बना देना। क्या स्वाद वाली चटनी बनाती हो। जैसे सामान लेकर आए हो वैसे ही रसोई घर में रख दो। अब मैं बार बार रसोई घर के चक्कर नहीं काटने वाली। मेरी पूरी जिंदगी इस रसोई में ही बीत जाएगी। मेरे इतने लंबे हाथ नहीं कि मैं सारा सामान रसोई घर में रख कर आऊं। और मैं अभी रसोई से ही बाहर निकली हूँ, दिखाई नहीं दे रहा मेरे सर से टपकता पसीना। अरे सपना, मैं जानता हूँ कि पूरा दिन रसोई में काम करके तुम्हारा दिमाग भी गर्म हो जाता है, एकदम गर्मा गर्म रोटी की तरह। पर तुम इतनी नाराज काहे होती हो? मैं खुद ये सामान रसोई में ले जाता हूँ, तुम बस याद से मेरे लिए धनिया और आम की चटनी बना देना। और हाँ, माँ के लिए खिचड़ी, ठीक है ना? मैं रख के आता हूँ। विनोद का ऑर्डर सुनकर सपना को और गुस्सा आ जाता है, पर वह ना तो अपनी सास के लिए खिचड़ी बनाती है और ना ही अपने पति के लिए चटनी। सपना एक ही खाना बनाती है, सिर्फ रोटी, और घर वालों को वही रोटी प्याज के साथ खाने को कहती है। रसोई में बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए आज रोटी प्याज खा लो। पर बहू, तू तो जानती है ना, मैं दाल चावल रोटी हजम नहीं कर पाती। मेरा पाचन तंत्र कितना कमजोर है, इसलिए तो डॉक्टर ने मुझे दलिया खिचड़ी खाने को कहा है। वे तो तेरी मजबूरी समझकर मैं कभी कभी रोटी खा लेती हूँ। सपना, मैंने तुमको धनिया लाकर दी थी ना, अरे चटनी काहे नहीं बनाई? तुम धनिया की चटनी बना देती तो हम रोटी चटनी के साथ खा लेते, प्याज की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए जी, मैंने आपसे कई बार बोला है, मेरे हाथ इतने लंबे नहीं है कि मैं एक जगह बैठे बैठे बाहर के काम कर सकूं। रसोई घर आपका इतना छोटा है कि उसके आधी चीजें इधर उधर रखी रहती है। चटनी पीसने के लिए सिलबट्टा बाहर रखा था, अब बाहर चटनी पीसने के लिए कौन जाता, इसलिए जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। अरे हद करती हो तुम सपना, तुम ना सच में आलसी हो गई हो। सिलबट्टा बाहर रखा था इसलिए तुमने चटनी ही नहीं पीसी। वाह,
सपना की हालत को देखकर विनोद को बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारा करता भी क्या, वो चुपचाप खाना खाने लगता है कि तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत भीख मांगने के लिए आती है और विनोद बाहर जाकर अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी औरत को दे देता है। पर फिर भी उस बूढ़ी औरत की भूख खत्म नहीं होती, जिसके बाद विनोद खाना लेकर सपना को बाहर आने के लिए कहता है। सपना, वो जो अंदर रोटी रखी ना, ले जाके बूढ़ी अम्मा को दे दो। वैसे भी मुझसे खाली रोटी नहीं खाई जाएगी, ले जाओ। चटनी तो बनाई नहीं। सपना नाराज होकर रोटी लेकर आती है और बूढ़ी अम्मा के हाथ में गुस्से से देती है और ये देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत हैरान होती है और वे सपना से कहती है, बेटी तुम इतनी नाराज क्यों हो, और तुम तो इतनी पसीने में डूबी हुई हो। अम्मा, अब जो बहू पूरे दिन रसोई में बैठी रहेगी और अपनी सास के लिए और अपने पति के लिए कुछ न कुछ बनाती रहेगी, वे बेचारी पसीने में ही डूबी रहेगी ना। अगर मेरे हाथ लंबे होते तो हर समय मुझे रसोई में ना रहना पड़ता और ना ही इस तरह से अंदर बाहर करना पड़ता। मैं एक जगह बैठकर ही सारा खाना बना लेती, पर मेरे घर वालों को मेरी बात समझ तो आती नहीं है। बस इतनी सी बात बेटा, मैंने बहुत तप जप किए हैं। मेरे पास कुछ अनोखी शक्तियां हैं, क्योंकि तूने मुझे रोटी दी है इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मेरे जाते ही तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएंगे, फिर तुम अपने इन लंबे हाथों का इस्तेमाल करना। बूढ़ी अम्मा रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है और बूढ़ी अम्मा के जाते ही सपना के हाथ लंबे हो जाते हैं। यह देखकर सपना बहुत खुश होती है। अब जब भी सपना काम करने के लिए बैठती, उसके हाथ लंबे हो जाते और बिना अपनी जगह से हिले सपना सबके मनपसंद का खाना बनाती। बाहर पंखे की हवा में बैठकर लंबे हाथों से खाना बनाने का मजा ही कुछ और है। और एक बार झांक के देख लेती हूँ खाना कहीं जला तो नहीं। इसी तरह से बाहर हवा के पंखे में बैठकर सपना अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करती और खाना बनाती। अब कोई भी पानी या खाना सपना से मांगता तो सपना अपनी जगह पर बैठे बैठे अपने हाथों को लंबा करके सामने वाले को खाना पानी ला कर दे देती। लंबे हाथ पाने के बाद सपना की खुशी दोगुनी हो जाती है और सपना पूरे गांव में लंबे हाथ वाली बहू के नाम से मशहूर हो जाती है। नई बहू का बड़ी फैमिली वाला ससुराल। रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसकी शादी एक जॉइंट फैमिली में हो जाती है, जहां उसे एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही एक दिन रिया अपने कमरे में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। तभी उसकी जेठानी प्रिया की बेटी पीहू आती है और रिया के गले लग जाती है और बोलती है, चाची आप कितनी अच्छी हो, मेरे साथ गेम खेलो ना। घर में सारे बिजी हैं, दादा दादी को भी टाइम नहीं है और मम्मी तो खाना बना रही है। पापा ऑफिस गए हैं, चाचू भी ऑफिस गए हैं और बुआ तो कॉलेज गई हैं। आप मेरे साथ गेम खेलो ना चाची। पीहू बेटा, मैं बड़ी हो गई हूँ, गेम बच्चे खेलते हैं और वैसे भी मुझे ना इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और लोगों से बात करना ये सब अच्छा लगता है। गेम खेलना तो कब का छोड़ दिया मैंने। सोशल मीडिया क्या होता है चाची, बताओ ना, मैं भी वहाँ पर गेम खेलूंगी। सोशल मीडिया बच्चों के लिए नहीं बना है, वहाँ सिर्फ बड़े लोग रहते हैं और वैसे भी तुम्हारी उम्र नहीं है, क्योंकि तुम अभी पढ़ाई करो। और हाँ, इस तरह से परेशान मत किया करो। तुम्हें पता है यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता। शादी से पहले मेरी फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे, मम्मी पापा और मैं, जहाँ मुझे बहुत प्यार मिलता था। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी इस घर में हो जाएगी। चाची आप क्या बोल रही हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम अभी बहुत छोटी हो। इन चीजों को समझने के लिए तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा और जब वक्त आएगा और तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। चाची गेम खेलो ना, कितनी बुरी हो, मेरे साथ गेम भी नहीं खेलती हो। आपसे अच्छी तो मेरी बुआ है, कम से कम मेरे साथ गेम खेलती है। और एक आप हो, ना तो घर का काम करती हो ना मेरे साथ गेम खेलती हो। रिया को पीहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ससुराल में वो नहीं थी, जिस वजह से वो किसी को कुछ नहीं कह पा रही थी। तभी रिया पीहू से बोलती है, तुमने स्कूल का होमवर्क किया या नहीं? अगर तुमने सही समय पर स्कूल का होमवर्क नहीं किया तो ना मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे टीचर से कर दूंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि पढ़ाई पर ध्यान दो। और अभी तुम बहुत छोटी हो बेटा, पढ़ने लिखने पर ध्यान दो। और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो प्लीज यहाँ से जाओ। पीहू वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रिया का पति अनुज आता है।
अनुज रिया को सरप्राइज देना चाहता था और वो उसे बोलता है, अरे रिया, आज मैंने तुम्हारे लिए डिनर प्लान किया है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हें बाहर डिनर करवा कर लाऊंगा। सच में? मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। शादी के बाद पहली बार तुम मुझे कहीं बाहर लेकर जा रहे हो। रिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद रिया तैयार होकर बाहर आती है तो वो देखती है कि बाहर उसकी सास, ससुर, जेठ, जेठानी और नंद सब कोई रेडी होकर खड़ा है। ये सब देखकर रिया धीरे से अनुज से बोलती है, अनुज, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाऊंगा। तुम्हारे साथ साथ हम सब जा रहे हैं। अगर हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो साथ नहीं जाते हैं। अगर डिनर का प्लान होता है तो हम साथ में डिनर पर भी जाते हैं। इसलिए हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। ये कैसी डेट है अनुज? डेट तो अकेले जाते हैं ना, और मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे नहीं जाना कहीं। अरे रिया, ऐसा मत करो, सबको बुरा लगेगा। चुपचाप रहो, जैसा बोला वैसा करो। बेचारी रिया कुछ नहीं कह पाती। उसे मजबूरी में सबके साथ डिनर पर जाना होता है। एक ही कार के अंदर सभी लोग जाते हैं, जहां बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। रिया का सर फटा जा रहा था। फैमिली के शोर शराबे से किसी तरह से वो सभी डिनर करके घर वापस आ जाते हैं। रात को कमरे में अनुज से बोलती है, देखो अनुज, मुझे ना फैमिली ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वैसे भी शादी को 8 से 9 महीने हो चुके हैं। अब ना मुझे कहीं लेकर सेपरेट हो जाओ। मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहना। तुम कैसी बात कर रही हो रिया? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम अपनी फैमिली को छोड़कर जाती? अरे तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा कि एक जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है। परिवार के हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को एक साथ सुलटाना, हर छोटी से बड़ी खुशी में साथ रहना, यही परिवार होता है। और अगर हम दोनों अलग कहीं रहते भी हैं तो वहाँ पर कौन होगा? हम दोनों का खाना खाने का मन करेगा, ना कहीं घूमने का मन करेगा। किसी काम में मन लगेगा ही नहीं, ना हम खुश रहेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक से रिया की तबीयत खराब हो जाती है। रिया की बिगड़ती तबीयत को देखकर रिया की सास, जेठानी और नंद दिन रात उसकी सेवा पानी करने लग जाते हैं। रिया को बहुत ज्यादा बुखार हो चुका था। रिया के साथ साथ ठंडे पानी की पट्टी करते हुए अपनी बड़ी बहू से बोलती है, अरे बड़ी बहू, जरा रिया का बुखार थर्मामीटर से चेक कर लियो। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बहू को। एक काम कर, अगर इसका बुखार नहीं उतरता तो फिर डॉक्टर को फोन करके घर ही बुला ले। माँ जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैंने रिया का फीवर चेक कर लिया है और रिया का फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए मैंने पहले ही डॉक्टर को कॉल कर लिया था। वे आते ही होंगे। तभी रिया की ननद मानसी वहाँ आती है और मानसी प्रिया के लिए जूस बनाकर लाती है और वो जूस रिया को देते हुए बोलती है, भाभी, आप जूस पी लो, बहुत हेल्दी है। बहुत वीकनेस हो गया है आपको जब से फीवर हुआ है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। हम सब आपके साथ हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर रिया का चेकअप करते हैं और उसकी दवाई इस बार चेंज करते हैं और ज्यादा खास ध्यान देने के लिए कहकर जाते हैं। रिया का पूरा परिवार उसकी सेवा पानी में लगा हुआ था। कुछ दिन बाद रिया के माता पिता भी उसको देखने के लिए आते हैं। रिया के ससुराल वाले उसकी इस तरह से केयर कर रहे थे। ये सब देखकर रिया के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी रिया से बोलते हैं, रिया बेटा, सच में आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तू इस घर का हिस्सा है। इस घर में तुझे कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के लोग परिवार का असली मतलब जानते हैं। यहाँ के लोग बहू को बेटी मानते हैं। सच में मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरी बेटी की शादी इस घर में हुई है। हाँ बेटी, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है और तुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तेरे दो मम्मी पापा हैं और तू जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। शायद मुझसे ना बहुत बड़ी भूल हो गई है। जाने अनजाने में मैंने अनुज से अलग होने के लिए कह दिया था। मुझे ये भीड़ भाड़, इतनी बड़ी फैमिली बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं किसी जंगल में आ चुकी हूँ। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि शायद मैं गलत थी। असल मायने में तो यही मेरा असली मायका है, जहाँ सास के रूप में मुझे माँ मिली है, जेठानी के रूप में एक बड़ी बहन मिली है, नंद के रूप में एक सहेली मिली है। सच में माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। जो हुआ उसे भूल जा। हर लड़की को अपने ससुराल में एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन समय रहते अगर उसे सही गलत चीजों का एहसास हो जाए तो वही सबसे बड़ी समझदारी है। अब से अपने इस परिवार को अपना ही मानना और इन्हें खूब सारा प्यार देना। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। धीरे धीरे रिया की तबीयत में सुधार आने लगता है।
अब ज्यादातर समय अपने पूरा परिवार के साथ बिताया करती और उन्हें अपने प्यार से अपना बनाने की कोशिश करती। जून जुलाई का मौसम और गर्मी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जून जुलाई के मौसम में गर्मी अपने चरम सीमा पर रहती है और इसका प्रभाव हर गरीब आदमी झेलता है। यही गर्मी अनीता अपने पति 6 साल के बेटे प्रेम और अपनी सास आशा के साथ झेल रही थी। ऐसे ही एक दिन अनीता का पति पूरे दिन काम करके रात को घर आता है, पर घर आने के बाद भी उसे गर्मी से राहत नहीं मिलती और इसलिए तो वह घर के बाहर चारपाई बिछाकर बैठ जाता है। और जब अनीता बाहर खाना लेकर आती है तो वह अपने पति से कहती है, मैं देख रही हूँ आप पूरे दिन बाहर धूप में कड़ी मेहनत करते हैं और रात को भी घर में नहीं आते, आखिर आप रात में बाहर क्यों बैठते हैं? अरे अनीता, पूरे दिन धूप में काम करता हूँ, रात में थोड़ी ठंडक महसूस होती है इसीलिए बाहर बैठता हूँ। तुम घर में खाना बनाती हो, खाना बनाने से घर में और ज्यादा गर्मी बढ़ती है। अब देखो मेरी मानो तो खाना बनाकर तुम भी बाहर आ जाया करो और माँ और प्रेम को भी बाहर बुला लो। आज हम सब बाहर ही खाना खाएंगे, क्यों? अनीता और उसका परिवार गरीब था, पर फिर भी अनीता के पति ने कभी भी अपनी बीवी और बेटे को किसी चीज की कमी नहीं होने दी और ना ही मेहनत करने से पीछे हटा। हमेशा की तरह आज भी अनीता का पति मजदूरी करने के लिए जाता है, जहां वे एक साइड पर ईंट ढोने का काम कर रहा होता है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से अनीता के पति को चक्कर आते हैं और वह 7वें माले से नीचे गिर जाता है। अरे भाइयों, जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ देखो कोई 7वें माले से नीचे गिर गया है, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे ये तो हमारे ही गांव का है, अरे आशा का बेटा है, चलो चलो जल्दी से अस्पताल ले चलो। बाकी के मजदूर जब तक अनीता के पति के पास पहुंचते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाते हैं, तब तक अनीता का पति दम तोड़ चुका होता है। अब ये खबर जैसे ही अनीता को मिलती है, मानो जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरे पति छोड़कर नहीं जा सकते, अगर वे चले गए तो हमारा घर कौन देखेगा? अरे बेटी, तुम खुद को संभालो, अब तुम अकेली इस घर को संभालने वाली हो। अगर तुम भी हिम्मत हार गई तो तुम्हारी सास और तुम्हारे बेटे को कौन देखेगा? कहो खुद को संभाल, छोटी सी उम्र में मेरे पोते के सर से उसके बाप का साया छिन चुका है। अगर तू भी इसी तरह से रोती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं और प्रेम भी टूट जाए। अपने बेटे और सास की आंखों में आंसू देखकर अनीता खुद को संभालती है और इस सच को अपना लेती है। समय बड़ी तेजी से गुजरता है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। पर एक दिन जब प्रेम स्कूल से घर आ रहा होता है तो उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। भोलेनाथ की कृपा से प्रेम तो बच जाता है, पर उसकी आंखें चली जाती है। हे भोलेनाथ, हमसे आखिर कौन सी गलती हो गई है? ये तू हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहा है? पहले तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और अब मुझसे मेरे पोते की आंखें। प्रेम बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बहुत मेहनत करूंगी, चाहे मुझे तेरी आंख दिखाने के लिए दूसरे शहर ही क्यों न जाना पड़े, मैं तुझे लेकर जाऊंगी, पर मैं तुझे अंधों की जिंदगी नहीं जीने दूंगी। माँ, आप सच बोल रही हो क्या? मैं पहले की तरह देख पाऊंगा? भगवान ने मुझसे मेरी आंखें क्यों छीन ली? आपने तो कहा था कि अब भगवान हमसे कुछ नहीं छीनेंगे। अनीता अपने परिवार के साथ इस दुख को झेल रही होती है कि तभी वहाँ एक औरत आती है और अनीता के दुखों को देख उससे कहती है, अनीता बेटी, सावन का महीना शुरू होने वाला है, 4 दिन बाद मेरा बेटा कांवड़ लेकर जाने वाला है। कहते हैं जो इंसान सच्ची श्रद्धा से कांवड़ लेकर जाता है, भोलेनाथ उसकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। जिस तरह से तेरे घर में दुखों का पहाड़ टूट रहा है, मेरी मान, तू कांवड़ यात्रा कर ले, क्या पता कांवड़ ले जाने से तेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अम्मा जी, अगर ये सच है तो मैं भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगी और मैं भी इस तपती गर्मी में नंगे पैर कांवड़ यात्रा करूंगी। बस भोलेनाथ जी, मेरे बेटे की आंखें ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छे बेटा, अब तूने दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो आज से ठीक 4 दिन बाद सावन शुरू है और सभी कांवड़ वाले आज से चौथे दिन अपनी कांवड़ यात्रा शुरू करेंगे। तुम भी कांवड़ यात्रा करना और हर की पौड़ी पर जाकर स्नान करना और भोलेनाथ से मनोकामना मांगना कि तुम्हारे बेटे की आंख ठीक हो जाए। इतना बोलकर वह औरत वहां से चली जाती है
और 4 दिनों बाद अनीता कांवड़ यात्रा करने के लिए तैयार हो जाती है। पर अपनी विधवा बहू को तपती धूप में नंगे पैर कांवड़ ले जाते देख आशा की आंखें भर जाती हैं और वे अपनी बहू से कहती है, बहू तू तेज धूप में नंगे पैर कैसे कांवड़ यात्रा कर पाएगी? माँ, अपने परिवार और अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने पति को पहले ही खो चुकी हूँ। अब मेरे पास आपके और मेरे प्रेम के अलावा और कोई नहीं है। ठीक है बहू, तू बस अपना ख्याल रखना। माँ, आराम से जाना और मुझे महादेव पर पूरा भरोसा है। देखना, जब आप कावड़ यात्रा करके गंगा जल लेकर आओगे ना, तब तक मेरी आंखें पहले की तरह ठीक हो जाएंगी। अनीता की तरह प्रेम को भी भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था कि वे सब कुछ ठीक कर देंगे। अनीता भोले भंडारी का नाम लेते हुए अपनी पैदल यात्रा शुरू कर देती है। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। इस तरह से अनीता हरिद्वार पहुंचती है, जहां रास्ते में उसे 2 बुजुर्ग आदमी मिलते हैं। बेटिया, मैं लंगड़ा हूँ और मेरा भाई अंधा। हम दोनों हर की पौड़ी जाना चाहते हैं, वहाँ गंगा स्नान करना चाहते हैं, पर हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। क्या तुम हमें हर की पौड़ी तक ले जा सकती हो? ये क्या, एक अंधा है और एक लंगड़ा? मेरे हाथ में तो कांवड़ है। मैं 2 आदमी को अपने साथ कैसे ले जाऊं? नहीं, इन बूढ़े बाबा ने मुझसे मदद मांगी है और मैं किसी की मदद करने से पीछे नहीं हट सकती। मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब प्लीज बेटा, हमारी मदद करो। मेरे भाई को सहारा दे दो, वो चल नहीं सकता और मैं तो अंधा हूँ। मैं अपने भाई का हाथ पकड़ लूंगा। अरे बेटा, बस थोड़ी ही दूर तो जाना है। हाँ बाबा, क्यों नहीं, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी। आप दोनों ही मेरा सहारा लेकर चलिए। अनीता के हाथ में कांवड़ था, पर फिर भी अनीता उन दोनों बुजुर्गों को अपने साथ हर की पौड़ी तक ले जाती है और उन्हें स्नान करवाती है, जिसके बाद वे दोनों बुजुर्ग। बेटी, तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत साफ दिल की हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा अंधा बेटा जल्द ही ठीक हो जाए और तुम्हारे घर की सारी मुसीबत खत्म हो जाए। आशीर्वाद है बेटा, आशीर्वाद। मुझे इसी आशीर्वाद की आवश्यकता थी बाबा। इतना बोलकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी अनीता को याद आता है कि उसने अपने अंधे बेटे के बारे में किसी को नहीं बताया, तो उन्हें इस बारे में कैसे पता चला। अब अनीता जल्दी से गंगा स्नान करके गंगा अपनी कांवड़ में भरती है और घर जाती है। जब अनीता घर जाती है तो वे देखती है कि उसके बेटे की आंखें ठीक हो गई। माँ देखो, मैं देख सकता हूँ। माँ देखो, मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। माँ ये सब भोलेनाथ का चमत्कार है। माँ, सब देख सकता हूँ मैं। बहू, प्रेम बिल्कुल सही कह रहा है। ये सब कुछ भोलेनाथ की कृपा है। आज सुबह ही जब प्रेम ने आंखें खोली तो वे सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। क्या आज सुबह? इसका मतलब मैंने जो अंधे और लंगड़े बुजुर्ग को नहलाया और जिन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया, वे कोई और नहीं, वे महादेव थे। महादेव, ये आपकी कैसी लीला है? आपने मुझे अपने दर्शन दिए और मैं आपको पहचान भी ना सकी। सच में भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह से स्वयं भोलेनाथ आकर अनीता के सारे दुखों को हर लेते हैं और उसके बेटे की आंखें ठीक कर देते हैं। सच में भगवान पर विश्वास रखने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवान सदैव ही अपने भक्तों के साथ रहता है। बस भगवान अपने भक्तों की कड़ी परीक्षा लेता है।